शाम के ठीक 6 बजे थे, लेकिन आसमान में ऐसा अंधेरा छाया हुआ था जैसे लग रहा था कि रात के 9 बज चुके हों। एक पुराना खटारा रिक्शा हिचकोले खाता हुआ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। रिक्शा के अंदर केवल 2 लोग थे, एक रिक्शा वाला और दूसरा पिछली सीट पर बैठा आर्यन, जो दिल्ली का एक खोजी पत्रकार था। रिक्शा से बाहर देख रहा था। बाहर रात की धुंध इतनी घनी थी कि 5 फीट दूर का पेड़ भी किसी भूतिया आकृति जैसा लग रहा था। अचानक रिक्शा एक जोरदार झटके के साथ रुक जाता है। लो भाई, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। इससे आगे मेरा रिक्शा नहीं जाएगा, तुम्हें यही उतरना होगा। भाई साहब, लेकिन नक्शे के हिसाब से काली घाटी गांव अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और आप मुझे यहाँ बीच में डरावने जंगल में क्यों उतार रहे हो? रिक्शा वाले ने अपना सिर घुमाया और आर्यन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने रिक्शा के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। बेटा, तुम यहाँ नए हो क्या? इस रास्ते पर शाम ढलने के बाद कोई भी गाड़ी या इंसान काली घाटी गांव की सीमा पार नहीं करता। वो सामने जो पुराना बरगद का पेड़ देख रहे हो ना बेटा, उसके पार करते ही काली घाटी गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। मेरा रिक्शा उस रास्ते से नहीं जाता। अरे तो भाई, मैं 4 किलोमीटर इस जंगल के रास्ते से इतनी रात को मैं क्या चल कर जाऊंगा क्या? और आपको डर किस बात का लग रहा है? इस रास्ते से क्या डाकू रहते हैं क्या? रिक्शा वाले की आंखों में अब और भी गहरा डर उतर आया था। उसने कांपती हुई आंखों से बाहर इशारा किया। उसकी नजरों में दया नहीं बल्कि चेतावनी थी। डाकू होते तो हम बंदूक लेकर चले जाते बेटा। वहां वो है जिससे बंदूक भी नहीं लड़ सकती, काला पानी। आर्यन को लगा ये ड्राइवर उसे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा किराया मांग सके, या फिर ये स्थानीय अंधविश्वास है। उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। उसने अपना भारी बैग हाथ में लिया और रिक्शे से नीचे उतर गया। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। जैसे ही आर्यन रिक्शा से नीचे उतरा, रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा पलटा और वापस जाने लगा, जैसे रिक्शा वाला किसी मौत के मुंह से भाग रहा हो। देखते ही देखते रिक्शा वाला रिक्शा लेके उस अंधेरे धुंध में गायब हो गया। अब उस डरावने जंगल में अकेला सिर्फ आर्यन था। सामने घना जंगल और एक जानलेवा सन्नाटा। ठंड इतनी थी कि आर्यन की हड्डियां तक जम गई थीं। उसके बैग में जो टॉर्च थी वो उसने जलाई और आगे रास्ते से चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला, कांटों भरा था और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। चलते हुए आर्यन को बार बार लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई चल रहा हो। पत्तों की आवाज उसके कदमों के साथ ताल मिला रही थी। चलते चलते आर्यन खुद से बातें कर रहा था। ये सिर्फ हवा है। मैं दिल्ली की भीड़ भाड़ से आया हूँ, इसलिए शांति मुझे अजीब लग रही है। मुझे सिर्फ समीर को ढूंढना है। आर्यन उसके छोटे भाई को ढूंढने उस काली घाटी गांव जा रहा था। समीर आर्यन का छोटा भाई, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, 2 महीने पहले उसी काली घाटी गांव में गया था। और आखिरी बार जब उसने घर फोन किया था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कहा था, भैया, मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रही है। और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा था। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। इसलिए आर्यन खुद उसे ढूंढने इस काली घाटी गांव आया था। करीब 1 घंटे चलने के बाद धुंध थोड़ी कम हो गई थी। उसे दूर कुछ मध्यम रोशनियां दिखाई दी जो काली घाटी गांव के घरों से आ रही थी। कुछ ही सामने जाने के बाद काली घाटी गांव का प्रवेश द्वार आ जाता है, लेकिन उस प्रवेश द्वार पे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड बना हुआ था जिस पर लिखा था, काली घाटी गांव, आना मतलब मौत को बुलावा देना है। ये देख के आर्यन घबरा जाता है।